नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। इजरायल यात्रा पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे। बोले ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दी थी, जवाब में इजरायल रवाना हो गए। कांग्रेस ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री किसके आदेश पर देश के हितों के खिलाफ समझौता करने इजरायल गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। आप फिर खामोशी से इजरायल निकल गए। एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजरायल में डांस एंड सिंग कर ही चुके हैं, अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे। एप्स्टीन कनेक्शन पर नोबेल विजेता रिचर्ड एक्सल का इस्तीफा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा किसी कानून का उल्लंघन का सबूत नहीं है। महुआ मोइत्रा ने हरदीप पुरी से पूछा सवाल। नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड एक्सल ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित न्यूरोसाइंस संस्थान के प्रमुख पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। 53 साल तक पढ़ाते रहे ये वैज्ञानिक जेफरी एप्स्टीन से जुड़ाव की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की किसी नीति या कानून का उल्लंघन किया हो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस खबर को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को टैग किया और पूछा, हेलो हरदीप पुरी। उनका इशारा साफ है, जब बिना किसी सबूत के नोबेल विजेता इस्तीफा दे सकता है तो एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने वाले मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते। विपक्ष लगातार कह रहा है कि पुरी के एप्स्टीन से कई ईमेल और मीटिंग्स हुई थी। पुरी भी कह चुके हैं ये मीटिंग्स प्रोफेशनल थी और कोई गलत काम नहीं हुआ है। इजरायली संसद में पीएम मोदी बोले भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। बोले मेरा जन्म उसी दिन हुआ जब भारत ने इजरायल को देश के रूप में मान्यता दी थी। पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने बुधवार को इजरायल की संसद को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले को बर्बर आतंकवादी हमला बताया और इसकी कड़ी निंदा की। पीएम ने कहा कि भारत इस हमले में मारे गए हर व्यक्ति और उनके परिवारों के दुख में इजरायल के साथ खड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत पूरी मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ इस समय और आगे भी इजरायल के साथ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गजा शांति पहल का समर्थन करते हुए कहा ये पहल पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला है और इससे फिलिस्तीन मुद्दे सहित पूरे क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता निकल सकता है। पीएम मोदी ने इजरायली संसद में अपने भाषण के दौरान भारत के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का जिक्र करते हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल दोनों की आतंकवाद के खिलाफ नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने जिस दिन आधिकारिक तौर पर इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी उसी दिन मेरा जन्म हुआ, 17 सितंबर 1950 को। इस मौके पर पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत और यहूदी समुदाय के रिश्ते बहुत पुराने हैं और भारत में यहूदी समुदाय के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। उन्होंने केरल, कोलकाता और मुंबई की ऐतिहासिक यहूदी बस्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। भारत के सोलर सेल्स पर अमेरिका का 126% टैरिफ। अडानी समूह की कंपनियां अमेरिकी जांच के निशाने पर। ट्रेड डील की बातों के बीच अमेरिका का भारत को बड़ा झटका। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल्स पर 126% तक भारी शुल्क लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि भारतीय कंपनियां सरकारी सब्सिडी के सहारे सोलर सेल्स निर्यात कर रही हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। ये शुल्क 24 फरवरी को भारत के साथ साथ इंडोनेशिया और लाओस पर भी लगाया गया। ये कार्रवाई अमेरिका के वाणिज्य विभाग की उस जांच के बाद हुई जो अगस्त 2025 में शुरू की गई थी। अमेरिका की जांच के दायरे में भारत की कई बड़ी कंपनियां आई हैं। इनमें अडानी समूह की मुद्रा सोलर एनर्जी और मुद्रा सोलर पीवी, प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों पर 125.87% का शुल्क खास तौर पर लगाया गया है।
हालांकि फिलहाल ये दर सभी भारतीय निर्यातकों पर लागू होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बनी थी और भारतीय निर्यात पर टैरिफ 50% से घटकर 18% करने की बात हुई थी। हिमाचल में दिल्ली पुलिस के 20 जवान हिरासत में, बिना अनुमति गिरफ्तारी पड़ी दिल्ली पुलिस पर भारी। एआई समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट का असर, पुलिस बनाम पुलिस हुआ। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में ले लिया। ये सभी पुलिसकर्मी पहले दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं को गिरफ्तार करके लौट रहे थे। मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए दिल्ली एआई समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने हिमाचल पुलिस को बिना बताए और बिना अनुमति लिए यूथ कांग्रेस के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें अपने साथ ले जा रही थी। बुधवार को जब दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर धर्मपुर के पास पहुंची तो हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों और गिरफ्तार नेताओं को शिमला लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है ये कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के कारण की गई। अब कोर्ट में इस विवाद का अंत हुआ है। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम तीनों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। एनसीईआरटी ने किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले पाठ पर माफी मांगी, मानी गलती, किताब के वितरण पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लिया था सुओ मोटो संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनसीईआरटी ने किताब में न्यायपालिका से जुड़ी भ्रष्टाचार वाली सामग्री को लेकर माफी मांगी है और साथ ही कहा है कि किताब में जो सामग्री गई है वो अनजाने में शामिल हो गई और ये निर्णय में हुई गलती है। एनसीईआरटी ने साफ कहा कि उसे इस गलती पर खेद है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़ी भ्रष्टाचार वाली सामग्री को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था और इसके बाद सीजे सूर्यकांत ने सख्ती से कहा था यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 26 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे इस केस को सुनेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जांच समिति का पुनर्गठन, लोकसभा अध्यक्ष ने बदली जांच समिति, हटाने की प्रक्रिया तेज हुई। जली हुई नकदी मिलने के बाद शुरू हुई थी महाभियोग प्रक्रिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया से जुड़े मामले में गठित जांच समिति का पुनर्गठन किया है। ये समिति जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से पिछले साल मार्च में जाली हुई नकदी मिलने के मामले में उन्हें हटाने के आधारों की जांच कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने 12 अगस्त 2025 को एक बहुदलीय नोटिस स्वीकार करने के बाद इस समिति का गठन किया था। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये नई समिति 6 मार्च 2026 से प्रभावी होगी। समिति में अब 3 सदस्य होंगे। पहले सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, दूसरे सदस्य हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, तीसरे हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील BV आचार्य। इससे पहले की समिति में जस्टिस अरविंद कुमार और BV आचार्य शामिल थे, लेकिन अब जस्टिस श्री चंद्रशेखर को नया सदस्य बनाया गया है। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मणिंदर मोहन श्रीवास्तव की जगह ली है। अब ये 3 सदस्यीय समिति जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने से जुड़े आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ईरान अमेरिका बातचीत, जेनेवा पहुंचे ईरानी प्रतिनिधि। परमाणु मुद्दे पर बातचीत से पहले ट्रंप की कड़ी चेतावनी। नई पाबंदियों के बीच ईरान बोला बातचीत से हल संभव है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जिनेवा पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। इस बातचीत से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिए नए टकराव को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान न युद्ध न शांति की स्थिति से बाहर निकलना चाहता है और ये प्रक्रिया सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ट्रंप ने ईरान पर खतरनाक परमाणु मंशा रखने का आरोप लगाया और कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा ईरान को अमेरिका की सैन्य चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए। इन सबके बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने कहा कि परमाणु हथियारों से जुड़े आरोप पुराने और बड़े झूठे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत। जिनेवा में बड़ी बातचीत से पहले ट्रंप का फोन कॉल। युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब गुरुवार को अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच नई बातचीत होने वाली है। इसके अलावा मार्च की शुरुआत में रूस के साथ 3 पक्षों की वार्ता भी संभावित है। व्हाइट हाउस की ओर से इस फोन कॉल की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बातचीत में अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी शामिल थे। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत तेजी से चल रही है और उन्होंने सभी टीमों के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का करो या मरो मुकाबला। साउथ अफ्रीका की हार के बाद भारत की बड़ी परीक्षा। चेन्नई में भारत को चाहिए जीत और लय। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 ग्रुप 1 मुकाबले में भारत गुरुवार को जिम्बाब्वे से भिड़ेगा। ये मैच चेन्नई के MS चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले में करो या मरो की स्थिति में है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में भारत को करारी हार मिली थी, जिसे टीम अब एक अस्थायी झटका मानकर आगे बढ़ना चाहेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को अब दोबारा लय पकड़नी होगी। टीम मैनेजमेंट अच्छी शुरुआत की तलाश में है और शीर्ष क्रम में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। ओपनर अभिषेक शर्मा अभी रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन टीम प्रबंधन उनका समर्थन कर रहा है। हकीकत यह है कि अब तक भारतीय बल्लेबाज एक साथ नहीं चले हैं। अब जरूरत है तेज वापसी की, क्योंकि टूर्नामेंट अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है और भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.